नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। स्वागत है। आज दिन है विदाई का, यह वर्ष विदा हो रहा है, 2023 विदा हो रहा है, अपने खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ विदा हो रहा है और ख़ास करके वह भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था, विश्व मंच पर जिसकी अपनी स्थिति थी, जिसका अपना वजूद था। एक लंबे अरसे की पराधीनता के बाद हम स्वाधीन हुए और ऐसी हालत में देश में, दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। एक तरीके से हम गुलाम देश से आज़ादी पाए थे, गुलाम देश के रूप में हम। और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ या दुनिया के क्षितिज पर पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक हैसियत बनाई, अपनी एक औकात बनाई। और जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, एक तरफ अमेरिका था, उन दोनों के बीच से रास्ता निकाल करके 147 देशों का नॉन अलाइड मूवमेंट खड़ा किया नेहरू नासिर टीटो ने। उसके मुख्य शिल्पकार थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गर्व के साथ हम खड़े होते थे, न हम उस पार है, न हम इस पार है, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना वजूद है और 147 देश हमें सलामी करता था, हमारे पीछे चलता था। और आज क्या स्थिति हो गई है 2023 में कि वह जो विश्व युद्ध का प्रणेता माना जाता था, उसका सबसे ज्यादा कल्पित था जर्मनी, उसका हिटलर। हिटलर ने जिस समुदाय को पीड़ित किया, जिस समुदाय का शोषण किया, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, आज वही शोषण का और आक्रामकता का और तानाशाही का प्रतीक बनकर के खड़ा हुआ है। हम जिक्र करना चाहेंगे इजराइल का। इजराइल को दान में भूमि दी गई थी, सब लोगों ने उसको मिल करके उसके पर रहम किया था और फिलिस्तीन में एक छोटा सा टुकड़ा उसको दिया गया कि अपने अस्तित्व को यहाँ बचा के रखो। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि जो समीकरण बदला है दुनिया का, उसमें इजराइल के पक्ष में अधिकांश लोग खड़े हो गए हैं। और भारत तो ऐसा नहीं था। भारत तो बुद्ध का देश है, भारत तो गांधी का देश है, भारत तो शांति का देश है और भारत का नेचुरल एलाई रहा है फिलिस्तीन। भारत का नेचुरल एलाई रहा है। जितने समाजवादी देश थे, जितने स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देश थे, सब भारत के पीछे चला करते थे, भारत को अपना अगुआ मानते थे। लेकिन आज क्या है? वैश्विक क्षितिज पर भारत की क्या स्थिति है? हम कहां पहुंच गए 2023 में? इसको विदा करते करते हम कहां हैं और आगे हमें कहां जाना चाहिए? इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ फिरोज मीठी बोरवाला साहब है, बंबई से आते हैं। आपका मीठी बोरवाला साहब बहुत बहुत स्वागत है 2023 के इस अंतिम एपिसोड में। तो आप कैसे देखते हैं वैश्विक क्षितिज पर भारत की क्या स्थिति है? क्या आगे आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? मोदी जी ने तो बहुत बड़ी गलती करी दी थी 7 अक्टूबर को, जब उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि हम लोग इजराइल के साथ खड़े और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि पूरी दुनिया कहाँ और हम कहाँ, वो बात हो गई थी। और एक बात खाली बोल दूं कि जब हिटलर ने जो आक्रमण किया था, जो नरसंहार किया था यहूदियों का, तो उनको फिलिस्तीन की फिलिस्तीन की जो ज़मीन है, दुनिया ने कोई भेंट नहीं दी थी। वो अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ कॉलोनियल पावर्स से जिन्होंने दिया था। और हिटलर के आने के पहले ही 1917 में ब्रिटेन ने तय कर दिया था कि हम लोग यहूदियों का एक ज़मीन होमलैंड बना देंगे फिलिस्तीन में। तो हिटलर और नाजीज के आने के पहले ही अंग्रेज साम्राज्यवाद ने तय कर लिया था, 1917 में फ्रांस ने तय कर लिया था कि जूस को यूरोप से निकाल के उन सबको यहाँ बसाएंगे। ठीक है। और जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई तब भी भारत ने उसका विरोध किया था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। यूरोपियन जूस को आप एक फिलिस्तीनी देश पे आप लाद रहे हैं, दोष किसका और कौन भुगता है उसकी दे रहा है, वो बात थी। ठीक है ना। तो इसलिए ये एक क्लासिकल सेटलर कॉलोनियल यूरोपियन जो अपार्थाइड नाजी कॉलोनियल सेटलर स्टेट जो इम्पोज किया गया था पैलेस्टाइन पे, आज वो पूरा हार रहा है। ये युद्ध में भी हार रहा है। ये तो एक वो बात है। दूसरी बात है कि मैं 4 मुद्दों पे आज बात करूंगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अभी तक मोदी को वो बात समझ में नहीं आ रही है। अफ्रीका में जो उभार आया है, जहां 15 अफ्रीकन कंट्रीज जो आज तक फ्रांस के दबाव में थे आज़ादी के बावजूद भी, क्योंकि पूरा उनका जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो फ्रांस करता था, तो वो एक एक कंट्री आज बगावत करके फ्रांस से अपना पल्ला झाड़ रही है।
तो अफ्रीका खुद अभी राइज कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नाइजर, बुर्किना फासो, माली, ऐसे एक लंबी लाइन है देशों की जो अभी बात कर रहा है कि हमको एक अफ्रीकन यूनियन की बात करनी चाहिए। ये एक अफ्रीका है, हमको अंग्रेजों ने अलग अलग टुकड़े में, जर्मनी, स्पेन, डच, सबने आके शोषण किया, बड़े पैमाने पे हम लोग को मारा है, इटली वगैरह ने। हमको एक अफ्रीकन यूनियन की तरफ बढ़ना चाहिए और अफ्रीका को एक अलग ताकत करके उभरना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा राइज है जिसमें यूरोप और अमेरिका का जो शोषणकारी व्यवस्था है उसको बहुत बड़ा धक्का बहुत जल्द से पहुंच ही रहा है। दूसरा जो है कि साउथ अमेरिका में जो इस साल कोलंबिया में जो सबसे राइट विंग कंट्री माना जाता था, वहाँ एक लेफ्टिस्ट सरकार आई है और वहाँ बहुत अमेरिका को झटका पड़ा है। तो वेनेजुएला, चिली, बोलिविया, ये जो कंट्रीज का राइज है, इंक्लूडिंग लूला इन ब्राजील, वो तो है ही। अर्जेंटीना में एक राइट विंग सरकार आई, मगर वो लंबे टाइम मैं तो नहीं मानता टिक पाएगा। मगर पूरे साउथ अमेरिका में भी जो हम लोग 1990 से देख रहे थे, वो वहाँ समाजवादी क्रांति, वेलफेयर स्टेट, क्रांतिकारी विचारों की के राष्ट्र वहाँ और मजबूत होते जा रहे। आज ये परिस्थिति है कि वेनेजुएला के सामने अमेरिका ने अपने घुटने टेक दिए हैं कि ठीक है, तुम अपना तेल बेचो और वो सैंक्शंस, क्योंकि तेल कहाँ से आएगा? अगर आपने जो वेनेजुएला एक्चुअली नंबर 1 या 2 है दुनिया में तेल के मुद्दे को लेकर, मगर आज अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि वेनेजुएला पे कोई आक्रमण करे। ठीक है। तीसरी जो बात है, रशिया यूक्रेन का युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ था, और वहाँ भी दिख रहा है कि रशिया ये जंग तो जीतने वाला था और जीत चुका है, क्योंकि यूक्रेन के माध्यम से रशिया को तोड़ने की पूरी साजिश अमेरिका ने बना दी थी। उसमें उसके अलग अलग मुद्दे थे कि यूरोप और रशिया, चाइना एक ना हो। रशिया और जर्मनी के जो ग्रोइंग संबंध है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से जो रशिया का ऑयल और गैस जा रहा था खास करके जर्मनी और वहाँ से पूरे यूरोप को, वो रिश्ता टूटे। वो ट्रम्प का भी एजेंडा था, बाइडेन का भी एजेंडा था। ट्रम्प का बोलना था कि नेटो के माध्यम से हम यूरोप को सुरक्षा देते हैं और अब तेल और गैस लेते हो रशिया से, ये हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? तो यूक्रेन को आगे बढ़ा के वो लोग ने रशिया पे जंग करवा दी है और रशिया ने उसका जवाब दिया है। $100 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका के पैसे, हथियार लगे हैं और अभी बोल रहे कि अभी हमारे पास और अभी रिसोर्सेज नहीं है, अभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेटलमेंट करो। और रशिया पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए 2014-15 में भी तैयार था। उसका बोलना था कि डॉनबास का जो रीजन है, डोनेट्स्क लुगान्स्क का रीजन है, जो एथनिक रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो रहे यूक्रेन के अंदर, ऑटोनॉमी की बात हो। मगर कभी भी जर्मनी से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका कोई भी सीरियस नहीं था। फाइनली ये इलाके, डॉनबास के इलाके जो पहले से ही रशिया में जाते थे, जैसे क्राइमिया चला गया था, एक रेफरेंडम हुआ था और क्राइमिया चला गया था। और बाद में डॉनबास के इलाके में भी वहाँ की जो पार्लियामेंट्स है, उन्होंने पहले एक वोटिंग की पार्लियामेंट में क्लियर कट आया कि हमको रशिया के जाना है। जब वो रशिया के पार्ट बन गए, उसी के बाद रशिया की आर्मी का प्रवेश हुआ था डॉनबास को बचाने के लिए, यूक्रेनियन आर्मी और नेटो से। तो आज उसका परिणाम ये है कि रशिया वहाँ जीत चुका है। यूक्रेन को तो बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। वो इतना एक मतलब उनकी जो खेती की ज़मीनें हैं, वो वहाँ के पूंजीपतियों ने, अमेरिका के पूंजीपतियों ने ले ली है। ये पूरे के पूरे कर्जे में डूब चुके हैं। 3 से 4 लाख नौजवान यूक्रेन की आर्मी में मर चुके हैं। अभी ज़ेलेंस्की ने एक ड्राफ्ट किया है कि 25 साल के जितने नौजवान हैं वो आर्मी में आ जाए, नहीं आएंगे तो आपके तो हम लोग घर आके पकड़ कर आपको आर्मी में लेके जाएंगे। ये हाल है। यूक्रेन के पूरे देश को उन्होंने सर्वनाश कर दिया। सोवियत रूस के टूटने के बाद यूक्रेन सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड और स्टेबल एक पॉलिटिकल कंट्री का सिस्टम लेकर उभर कर आया था, और आज उसी यूक्रेन को अमेरिका ने बर्बाद कर डाला है। तो ये क्लियर कट है। और अभी यूरोपियन कंट्रीज भी ये बात समझ चुकी है। तो वैसे भी तो वो लोग रशिया का तेल इंडिया से और यहाँ वहाँ से ले रहे थे, अभी डायरेक्टली ये सब चीज़ें वापस शुरू होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन की कहानी, अमेरिका की कहानी अभी यूरोप में भी ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्द हमको वो बातें दिख रही है। मगर आते हैं जो दुनिया को बदलने वाली जो सबसे बड़ी जो जंग है, वो है वेस्ट एशिया का जो इलाका है, मिडल ईस्ट का इलाका है। और वहाँ ये बात अभी तय हो चुकी है कि इजराइल की आर्मी वहाँ हार चुकी है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि इजराइल की आर्मी की औकात ही नहीं है एक लैंड वॉर लड़ने की। क्रूज मिसाइल्स है, F-16 है, अमेरिका के लेटेस्ट वेपन्स है, 1 टन के बम और 2 टन के बम और शिप्स, और पूरा का पूरा अमेरिका का जो लेटेस्ट वेपनरी है वो आपके पास है। ये तो आपने नरसंहार किया, वहाँ एक हॉलोकॉस्ट किया है, रोज आपने हजारों लोगों को मारा है। अभी तक 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मर चुके हैं, 50 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। याद करो कि फिलिस्तीन की गाजा की आबादी सिर्फ 23 लाख है। एक
हमारा भारत का कोई विधानसभा का इलाका ले लो, वो एक विधानसभा के इलाका को भी ये 80 दिन के बाद इजराइल ले नहीं चुकी है। तो ये जो हिंदुत्व वाली ताकतें मानती है कि इजराइल एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, मिलिट्री पावर है, कभी भी जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता है। सर्जिकल स्ट्राइक उनके खिलाफ करता है जहाँ जिनके पास ना टैंक है, ना बम है, ना हवाई जहाज है, ना शिप है। एक गरिल्ला फोर्स के सामने सर्जिकल स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो तो सन 2000 में ही खत्म हो गई थी, जब उसको लेबनान से भागना पड़ा। सन 2005 में जब गाजा से भागना पड़ा, सन 2006 में जब उसने हमला किया था लेबनान पे, जब हिजबुल्लाह ने इसको 34 दिन की जंग के बाद हरा दिया था। 20,000 की सेना लेबनान गई थी 2005 में भी, और तब भी 35 दिन की जंग के बाद बॉर्डर पे ही हिजबुल्लाह ने रोका था, उनको वहीं से भागना पड़ा था। तो ये तो क्लियर हो गया था कि इजराइल एक मिलिट्री पावर करके तो खत्म हो चुका है। अभी एक मिलिट्री के हथियार के माध्यम से आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, वो इजराइल के दिन भर चुके थे। मगर उसके बाद अभी जो हुआ कि वेस्ट बैंक में, जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का इलाका है, और जहाँ गाजा है, जिसको बोलते कि ये 1967 में एक दो राष्ट्र की अगर बात करें, क्योंकि इसके सॉल्यूशन भी है, और इजराइल कभी सॉल्यूशन चाहता नहीं था। सॉल्यूशन ये था कि फिलिस्तीनी लोगों ने ये तय कर लिया अराफात के नेतृत्व के अंदर कि ठीक है, हम लोग अभी पूरा फिलिस्तीन नहीं ले सकते, अभी हम लोग 1967 के बॉर्डर्स को एक्सेप्ट करें। मगर आप सोचोगे, एक आज़ादी का आंदोलन ये बोल रहा है कि हमारा 78% लैंड तो ये लोग ले चुके, अभी हम लोग वो वापस नहीं मांग रहे, मगर 1967 में जो हमारी ज़मीनें गई वो हमको वापस दे दो। और पूरे दुनिया भर की ये एक सहमति बनी कि 1967 बॉर्डर्स पे ये दो राष्ट्र का निर्माण हो। मगर इजराइल का घमंड, इजराइल की अपनी ताकत की घमंड कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मेरे साथ है, अरब राष्ट्र बहुत वीक है, उनको भी मैंने बांट के रखा है, कौन फिलिस्तीन के साथ है। तो मैं तो उनको वेस्ट बैंक से भी निकालूंगा। गाजा में बॉम्बिंग के पीछे ये भी बड़ी उनकी साजिश थी कि पूरी की पूरी आबादी थक कर निकल जाए इजिप्ट के तरफ कि भाई हम जा रहे, आप हमारी ज़मीन ले लो। मगर वो हुआ नहीं। फिलिस्तीन के लोग मरने के लिए तैयार थे, मगर हमारे उसके ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जब ये बॉम्बिंग हुई तो बहुत से लोगों को लगा था कि अभी फिलिस्तीन का आंदोलन ही खत्म हो चुका है। मगर हम जैसे लोग जानते थे, जो ये बहुत बारीकी से रोज के वहाँ के हम लोग डेवलपमेंट्स फॉलो करते हैं, कि लैंड वॉर में सोल्जर टू सोल्जर, मैन टू मैन, इजराइल की औकात ही नहीं है इनके सामने लड़ने की। क्योंकि इजराइल आर्मी की अभी जो स्टाइल है, मतलब वो जो एक्शन करते हैं, वहाँ के बूढ़े बच्चे औरतों का हाथ पैर तोड़ना, अहिंसक आंदोलनों को मारना, शूटिंग ऑफ सिविलियंस करना, और वरना तो फुल टाइम भी उनके हवाई जहाज ही बड़े बड़े आक्रमण करते, पूरे के पूरे बिल्डिंगों को गिराते। तो इस बार हम लोगों ने देखा कि अस्पताल, बिल्डिंग, स्कूल, यूनाइटेड नेशंस के सेंटर, 100 से ज़्यादा पत्रकार, 250 से ज़्यादा डॉक्टर, 10,000 से ज़्यादा बच्चे, मतलब 70% जो 20 से 23,000 के बीच में जो लोग मरे, वो 70% बच्चे और औरतें हैं। और क्योंकि 45 to 50% जो आबादी है गाजा की, वो बच्चों की है, और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ अनाथ बच्चे हैं। और आज वो अनाथ बच्चे मार खाते खाते वो बन चुके हैं गेरिल्ला फाइटर्स, जो आज इजराइल को जवाब वहाँ दे रहे हैं। उसमें बात आती है कि अभी ये जो 7 अक्टूबर की जो घटना घटी है, उसके पीछे दुनिया कैसे बदल गई है, पूरी दुनिया बदल गई है। 7 अक्टूबर की जो घटना घटी, जिसको मोदी जी ने आतंकवादी हमला बोला था, और आज तक भारतीय सरकार ने हमास को आतंकवादी घोषित नहीं किया है, वो भी पूरे आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। मोदी मीडिया चिल्लाते रहे आतंकवाद आतंकवाद, मगर आज तक भारतीय सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन ही नहीं घोषित किया है। तो फिर ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए कि भाई आप किसको आतंकवादी बोल रहे थे। ओके, तो हुआ क्या था कि तीन परिस्थितियां है जिसके कारण ये 7 अक्टूबर हुआ है। नंबर 1 ये था कि बाइडेन को ये जंग की जरूरत थी। आप याद करो आनंद जी के 7 अक्टूबर की घटना के पहले नेतन्याहू की बहुत कोशिश थी कि वो अमेरिका जाए, मगर बाइडेन उसको मिल नहीं रहा था। ये परिस्थिति थी, क्योंकि इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के सवाल को लेकर, जहां बाइडेन और जो कट्टर यहूदी सरकार उसकी बनी, और इससे ज्यादा कट्टर यहूदी सरकार आज तक इजराइल में आई नहीं है। वैसे वो कट्टर ही होते हैं, मगर ये कुछ ज्यादा ही कट्टर है, ठीक है। और ये अल्ट्रा कट्टर यहूदी ही इजराइल को डुबाएंगे, ये भी मुझे पता था, वही डुबा रहे पूरे इजराइल को। तो एक्सट्रीम कट्टर सरकार आई सरकार में। ये भारत के लिए भी बहुत सारी इसमें, जो हम लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं कि कट्टर धार्मिक इस्लामिक सरकार आई, तो आज क्या हाल हुए पाकिस्तान के, ठीक है ना।
तो एक अल्ट्रा कट्टर यहूदी सरकार आती है, उनका था कि हम लोग पूरे सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा करेंगे, जैसे हमारे देश में सभी स्ट्रक्चर्स को कब्जा किया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ एक जन आंदोलन शुरू हो गया, हजारों हजारों इजरायली सड़क पे आए, मगर इजरायली सड़क पर नहीं आया कि फिलिस्तीन को आज़ादी दो। उनका था कि ये जो एग्जिस्टिंग इजरायली सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे कानून तो ऐसे है कि वो अपार्थाइड रेसिस्ट लॉज है, मगर फिर भी वो सड़क पे आए कि हमको हमारा ये जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक इजराइल है वो हमको बचाना है। ओके, वो आंदोलन चलता रहा, नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर बन गया, और वहाँ अमेरिका में जो लिबरल जूस है वो तो बाइडेन को बोल रहे थे इसको आप बुलाओ मत, इससे बात मत करो, ठीक है। नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि बाइडेन को ये वॉर की जरूरत थी, क्योंकि अभी जो वॉर थिएटर है यूक्रेन में अमेरिका हार चुका है, ठीक है। और बाइडेन की सरकार अभी उनको बोल रही है कि भाई अभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। तो एक नॉर्मल टाइम पे अगर अमेरिका की सरकार यूक्रेन को बोल रही कि अभी तुम पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, तो बाइडेन के लिए 2024 का चुनाव तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता। ओके, कि ये वॉर ही क्यों की, यूक्रेन को अपने बर्बादी क्यों किया, जब आप यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से तो भी रशिया को देने के लिए तैयार हो गए। जो एथिक रशियन इलाके वो तो भी रशिया ने ले लिया, वो कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो बाइडेन को ये वॉर की जरूरत थी, ताकि और कोई कुरुक्षेत्र के मैदान ढूंढा जाए, ताकि दुनिया की आंखें और कहीं हो। तो उन्होंने पकड़ा ये 23 लाख की आबादी गाजा को कि भाई इन्हीं का अभी खात्मा करो। नेतन्याहू की जरूरत ये थी कि ये वॉर के बिना वो जेल जाने से उसको लगा था कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि पूरा देश बढ़ चुका था। इजरायली आर्मी में बगावत हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को महफूज रखा जाए। बहुत बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल डिविजन्स आ गए थे उसके सपोर्टर्स में भी, और पूरी इजरायली सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो नेतन्याहू के वॉर की जरूरत थी, ठीक है, कि ये वॉर के माध्यम से मैं वापस एक पावरफुल लीडर बन जाऊंगा और इजराइल यूनाइट हो जाएगा। तीसरी बात की हमास और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की भी जरूरत थी, ठीक है। वो क्या जरूरत थी, उसके 5 कारण थे। क्योंकि आप याद करें कि कुछ ये 7 अक्टूबर के 10 दिन पहले नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में था, वो एक मैप बताते हैं कि अभी एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनने वाला है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, हाइफा का पोर्ट जो अडानी का पोर्ट है वो ग्रीस जाएगा, तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनने वाला है। इसमें पैलेस्टाइन मैप पे था ही नहीं, कि पैलेस्टाइन का सवाल भूल जाओ, कि जितने अलग अलग अरब राष्ट्र, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मेरे साथ है, मोरक्को मेरे साथ है, बहरीन मेरे साथ है, सऊदी भी अभी मेरे साथ साइन करने वाला है, तो अभी पैलेस्टाइन की औकात क्या बची, ठीक है। तो और दूसरी बात की लगातार मस्जिद अल अक्सा पे हमले हो रहे थे, और ये वहाँ के कट्टर यहूदी कहीं बोल रहे थे कि अल अक्सा मस्जिद को तोड़ करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो भी वहीं नारा था। तीसरी बात के वेस्ट बैंक में 260 लोग मर चुके थे ये साल। गाजा पे पाबंदियां ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 16 साल से गाजा में लोग बंद है, वो एक जेल है, वो एक ओपन एयर प्रिजन कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। तो ये 16 साल तक जो लोग एक जेल में बंद थे, आप सोचे आनंद जी कि मान लो कि कल बनारस को पूरा घेरा जाए या बनारस के इलाकों को घेरा जाए, और ये बोला जाए कि 16 साल तक भाई आप अंदर के अंदर ही बैठना, कभी कभी आपको प्लेन से मारेंगे, कितना खाना आएगा, कितना पानी आएगा, कितनी दवाई आएगी, उसमें क्या क्या आएगा हम तय करेंगे। तो ये कब तक बनारस के लोग उसको बर्दाश्त करेंगे, या कब तक कोई एक अच्छा फिरोज भाई, जी फिरोज भाई, ये तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति परिस्थिति है, लेकिन इसमें भारत कहाँ खड़ा होता है? तो ऐसा लगता है कि फिलहाल जो यहाँ सरकार है वो एकदम कट्टरवादी सरकार है, और एक कट्टरता की तरफ दुनिया के पैमाने पर जितने भी कट्टर लोग हैं ये उनके साथ अंध समाजवाद के विरोध में ये जो खड़ा लोग। मैं उसमें आखिरी में आता हूँ, पहले इस मुद्दे को हम लोग समझ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया इस पे बदल रही है अभी, ठीक है। तो एक तो ये था कि हमास के 5 कारण थे। एक तो कि अल अक्सा मस्जिद को हम लोग आपको टारगेट नहीं करने देंगे, ये बंद करो, इसलिए ये पूरा ऑपरेशन का नाम ही अल अक्सा फ्लड रखा गया है। दूसरा कि गाजा पे जो पाबंदी है वो तोड़ो, ये जेल में हम लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे गाजा गेटो, मतलब जैसे वॉर्सो गेटो अपराइजिंग 1944 में हुआ था, जहाँ यहूदियों ने वॉर्सो के जेल को तोड़ा था और बाहर निकलने की कोशिश की, ज्यादा करके मारे गए नाजी से, वैसे ही इस बार गाजा का पूरा जेल ब्रेक हुआ है। तीसरी बात कि जो प्रिजनर्स है इसलिए हॉस्टल लिए गए, जो फिलिस्तीनी 7,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स है वो सबको छोड़ो, इसलिए 7 अक्टूबर को ये ऑपरेशन इसलिए हुआ था कि आपके सोल्जर्स को और आपके सिविलियंस को लेके जाएंगे और एक्सचेंज होगा। चौथी बात ये थी कि वेस्ट बैंक में हमले बंद हो, और पांचवी बात कि सऊदी और इजराइल का जो करार साइन होने वाला तो उस पर रुकावट हो जाए, क्योंकि अगर सऊदी और इजराइल ने करार साइन कर दिया होता
तो फिर तो इनके लिए रीजन में फिलिस्तीन के लिए भी और भी मुश्किल हो जाती। ठीक है, इसलिए 7 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो भी आपको बता दूं कि इनका टारगेट था कि सिविलियंस को पकड़ा जाए और जो गाजा डिवीजन है इसराइल की, जो आर्मी की डिवीजन है, उसको वो खत्म करे। उन्होंने वो इजरायली गाजा डिवीजन को खत्म कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ओके, बाद में बोला गया कि इन्होंने बच्चों को मारा है, औरतों का बलात्कार हुआ है, उन्होंने नोआ फिल्म फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में आम लोगों पे बंदूकें चलाई है। मगर बाद में ये सच्चाई आने लगी आनंद जी कि एक इजरायली लेडी है, उसका नाम है यास्मीन पोराट। तो 15 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू इजरायली रेडियो पे आता है। उसका बोलना था कि हमास ने मुझे बंधक बनाया, मगर मुझे बहुत मानवीय तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। दे ट्रीटेड मी वेरी ह्यूमनली। मगर जब इजरायली फौज का आक्रमण हुआ, जो इजरायली टैंक्स आए, उन्होंने मेरे 9 दोस्तों को मारा। तो बाद में रिपोर्ट्स आने लगी कि जो बड़े पैमाने पे इजरायली मारे गए, स्कॉट रिटर जो अमेरिकन मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर भी रह चुके इराक में, उनका बोलना है कि जो 80% इजरायली मरे 7 अक्टूबर को, वो तो खुद इजराइल ने मारा है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूं, उस पर 7 अक्टूबर को अलग ही प्रोग्राम करना चाहिए कि नौ फेरेस करके जो एक इजरायली कर्नल इजरायली एयरफोर्स के रिजर्विस्ट कर्नल है, उन्होंने कहा कि वो जो नोआ फिल्म फेस्टिवल है वहाँ हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स चले और उन्होंने बड़े पैमाने पे हमारे लोग को मारा है। क्योंकि उनका बोलना है कि एक इजरायली डॉक्ट्रिन है कॉल्ड दी हैनिबल डॉक्ट्रिन, कि अगर इजराइल का एक सोल्जर या उनका कोई भी इजरायली सिटीजन पकड़ा जाने वाला है भाई हमास या फिलिस्तीनियों के माध्यम से, उसको मार डालो, ताकि अगर वो पकड़ ले जाए तो फिर बड़े पैमाने पे प्रिजनर्स हमको एक्सचेंज करने पड़ते। गिलाद शलीत एक इजरायली सोल्जर था, 5 साल हमास ने उसको पकड़ के रखा था, बाद में फाइनली 1027 फिलिस्तीन को छोड़ने पड़े। तो ये पूरा हैनिबल डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल हुआ है, जो बड़े पैमाने पे खुद इजराइल ने अपने लोगों को मारा है। और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन ने मारा है पूरी दुनिया में, CNN, फॉक्स, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी बोले दुनिया भर में, और उसके माध्यम से फिर इजराइल ने आक्रमण शुरू किया। नैरेटिव कब बदलने लगी, जब 12 अक्टूबर को इजराइल ने एक अस्पताल पे हमला किया, अल अली हॉस्पिटल। तब जाके इन सारी स्थितियों में भारत कहाँ खड़ा है? मैं आता हूँ, पहले भारत की तो बात बहुत छोटी है इसमें आनंद जी, भारत की बात बहुत छोटी है, मोदी बहुत छोटा है, कोई विश्वगुरु नहीं है, मैं उस पर आता हूँ। मगर पॉइंट ये है कि इसको जरा समझा जाए पूरे जंग को, क्योंकि ये जंग से पूरी दुनिया अभी बदल चुकी है। एंड ऑफ स्टोरी है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एंड ऑफ स्टोरी है। क्योंकि भारत पे आना होगा, क्योंकि वो भी एक खतरनाक मोड़ है। कल जो दिल्ली में हुआ कि इजरायली एम्बेसी बोले कि हम पे आतंकवादी हमला हुआ, और हमारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम बोली यहाँ तो कोई बम ही नहीं था। तो भारत को ये जंग में घसीटने की क्या कोशिश होगी, इस पे मैं आता हूँ। अभी बात दूसरी आई और अभी मैं 5 मिनट में उसको समेट लूंगा कि पॉइंट इज के ये जंग में अभी बड़े बड़े इजरायली जनरल्स ने, एवी आयलॉन शिनबेत के बैकग्राउंड पे, डान हालूर मिलिट्री बैकग्राउंड के, ये सबने बोला कि हम लोग ये जंग हार चुके हैं, वी कैन नॉट डिफीट हमास, हम उनको नहीं हरा सकते। ठीक है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट कम्स के ये पूरे नरसंहार के बाद, जिसको मैं तो क्लियर कट हॉलोकॉस्ट बोलता हूं, ये फिलिस्तीनी हॉलोकॉस्ट के बाद क्या इस किस्म की इजरायली रिजीम इस इलाके में एग्जिस्ट कर पाएगी, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह आ चुका है। ओके, क्योंकि देखिए भाई साहब आनंद जी के हिटलर के दौरान भी इसका सॉल्यूशन था। हिटलर ने खुद बोला था कि इनको लेके जाओ, मेरे वहां से लेके जाओ। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तब उनके हाथ में चला गया था। अमेरिका ने एक ईवीएन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, 33 देश आए थे और सबको बोला गया था कि अपने अपने कोटा से यहूदी को बचा लो, अपने अपने देशों में लेके जाओ। कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 20,000 बोल रहा है, लाखों के सवाल थे, मिलियंस के सवाल थे। यहूदियों को बचाया जा सकता था अगर वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े मुल्क है, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कितनी जमीन, न्यूजीलैंड में कितनी जमीन हमको मालूम है, उनको बचाना नहीं था, उन्होंने मरवा दिया यहूदियों को। और यहूदियों को यूरोप से हटाकर ऐसी जगह में डाल दिया जहां पिछले 75 साल से यहूदी युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध अभी ऐसी हो चुकी है कि ये पहले जैसी युद्ध नहीं है कि इजराइल जाए, उनको मारे पीटे, वो वाले दिन जा चुके हैं। अभी इनको लड़ना, संघर्ष करना आ चुका है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस अलायंस बन चुका है। पैलेस्टाइन, लेबनान के हिजबुल्लाह, सीरिया की सरकार है, इराक की सरकार रेजिस्टेंस है, ईरान है, यमन है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग इस बार ये बात हो चुकी है कि यमन का जो अंसारुल्लाह हूती जो है, जो नॉर्थ में है, सनाउन का कैपिटल में, उन्होंने जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सबको बोला कि यहाँ से इजराइल की शिप्स नहीं जाएगी, जो भी सामान इजराइल जाता होगा वो इस रेड सी से नहीं जाएगा। अमेरिका भी यमन को हमला नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने कोशिश की
कि हम लोग 10 देशों का एक अलायंस बनाए। स्पेन और वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो देश बोले हम तो नहीं आने वाले, क्योंकि 9 साल की जंग चली हुती के खिलाफ वो नहीं हरा पाए। सऊदी ने 33 इस्लामिक मुल्कों को तैयार किया था यमन के खिलाफ लड़ने के लिए, वो नहीं हरा पाए। ओके, तो यमन रेड सी को पूरा गार्ड कर रहा है, वह ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को गार्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ अभी जो पूरी पोजीशन बन चुकी है, इजराइल हार रहा है, और ये सिर्फ इजराइल की वॉर नहीं है, ये फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका, ये सब की वॉर चल रही है पैलेस्टाइन पे, और ये सब हारने के कतार पे। ठीक है, तो आप सोचे कि यूक्रेन में हार, वेस्ट एशिया में हार, अफ्रीका में एक अपराइजिंग है, फ्रांस को वहां से निकाला जा रहा है, साउथ अमेरिका तो पिछले 30 साल से संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा साम्राज्यवादी जो ताकतें है पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक स्तर पे, वो पूरी कोलैप्स मोड में है। उस कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं आता हूं इंडिया की तरफ। ठीक है, कि पिछले 2-3 दिनों में जो कोशिश हुई है कि इंडिया को इस जंग में कैसे घसीटा जाए, ये फॉल्स ये आई थी, खबर आई थी कि एक इंडिया बाउंड शिप पे हमला किया गया था, और ये ईरान का मिसाइल था। खुद इंडियन नेवी ने कहा कि ऐसा कुछ हम पे हमला नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद कल के दिन में ये खबर आई कि इजरायली एम्बेसी ने बोला कि हम पे एक आतंकवादी हमला, एक बम ब्लास्ट हुआ है। तो इंडिया का जो इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली का, वो ऐसा कोई बम था ही नहीं। तो और तीसरी जो बात है कि भारत के जो 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्योंकि गाजा के वर्कर्स अभी आ नहीं पाएंगे वेस्ट बैंक में काम करने के लिए, तो वो लोग अलग अलग देशों के ढूंढ रहे हैं। 1 लाख भारतीय मजदूरों को बोल रहे कि आप जाके एक युद्ध के मैदान में जाके आप काम करो, हमको रोकना चाहिए आवाज करके। ठीक है, और आप समझ लीजिए कि इलेक्शन आ रहे हैं, और मोसाड ने अगर हमारे 15, 20, 25 मजदूरों को मरवा दिया और बोला इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा है, तो मोदी तो वैसे ही इलेक्शन जीत जाएंगे। जी आप समझ रहे बात को? अगर जी 20-25 जी भारतीय मजदूर उस दौरान मोसाद के हाथों मारे गए और बोले कि आईसिस, अलकायदा, ये वो बोल बोल के फिलिस्तीन ने मारा है, तो वो जो उन्माद भारत में फैलेगा, पोलराइजेशन जो होगा, उसी से मोदी 2024 का चुनाव जीत जाएगा। और भारत को पूरे, क्योंकि ये जो अभी अमेरिका ने मीटिंग बुलाई थी क्वाड की, मतलब जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है, कि ये रेड सी का जो मैटर है, जहाँ ये अंसारुल्लाह अभी शिप्स को, और अंसारुल्लाह ने क्लियर कर बोला कि हम कोई भी दूसरी शिप को हाथ नहीं लगा रहे, जो शिप्स इजराइल जाती है सिर्फ उसी को रोकेंगे, बाकी के सब शिप्स के लिए सब कुछ फ्री है, मगर जो शिप जाएगी एलाद पोर्ट, उसको हम लोग रोकेंगे। क्योंकि ये जंग के पीछे, नेतन्याहू की ये जंग के पीछे और एक था कि सुएज कनाल का एक दूसरा काउंटर बनाना, जो बेन गुरियन कनाल। ठीक है, और जो पूरा तेल है, गाजा का तेल है, विच इज वर्थ अ लॉट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो पूरा तेल उनको हथियाना है। ठीक है ना, और जो मेन पोर्ट अभी बनाना है, वो देखो, बेरूट के पोर्ट को उन्होंने उड़ा दिया है, सीरिया के पोर्ट को उन्होंने टारगेट किया है। ये पूरे इलाके में भी जो मेन पोर्ट है वो हाइफा का पोर्ट है, और हाइफा का पोर्ट मेन ट्रेडिंग पोर्ट बने और वो एक एनर्जी सेंटर बने, ये भी ये जंग के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मगर ये जंग इसराइल हार चुका है। तो वेस्ट एशिया में अमेरिका, इसराइल की हार, यूक्रेन में रशिया के सामने हार, अफ्रीका में हार, साउथ अमेरिका हार, तो वेस्ट है किधर? वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जो भी इंडियन सो कॉल्ड सिक्योरिटी और स्टडी एक्सपर्ट जो लगातार राजा राममोहन जैसे, मतलब राजा राममोहन नहीं, राजा मोहन जैसे जो लोग लिखते रहते हैं, ये सब अमेरिकन पेड जो कुछ स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स है जो वहां के थिंक टैंक के साथ जुड़े हैं। द वेस्टर्न स्टोरी इज ओवर, डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है, ज्यादा करके भी कंट्रीज एक दूसरे के करेंसीज में ट्रेडिंग की बात करी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी का जो विश्व गुरु का ख्वाब है, वैसे विश्व गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि गुरु को एक अलग समझ होनी चाहिए। उनको ये ना भारत की समझ है, ना दुनिया की समझ है, उनको खाली ईवीएम की समझ है, इसलिए ये सब करते करते भी वो निकल जाते हैं। सो द पॉइंट बीइंग दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए मैसिव चेंज नाउ एज वी कम टू 2023 के अंत तक ये पूरा चेंज क्लियर कर दिख रहा है, और 2024 में एक बहुत अलग किस्म की दुनिया उभर कर आने वाली है, और इंडिया शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्लोबल साउथ। और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बता दूं कि मोदी जी ने ट्वीट जरूर किया था कि वी आर विद इजराइल एंड वी आर अगेंस्ट टेरर वगैरह बोल दिया था, मगर 5वें दिन के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को पोजीशन देना पड़ा कि हम पैलेस्टाइन का जो हमारा ट्रेडिशनल पोजीशन है, 2 स्टेट सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, उस पर हम लोग खड़े हैं। बाद में एक वोट हुआ था ये पूरे सीजफायर को लेकर, पहली बार हम लोगों ने एब्सटेन किया। उसके बाद जो वोट आया सीरिया के सेटलमेंट्स को लेकर, सीरिया के बारे में, तो हम लोगों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। जो मेजर वोट हुआ था सीजफायर को लेकर, हम लोग 150 को कंट्रीज के साथ हम लोगों ने वापस वोट किया। तो जो अगर हम लोगों ने कहीं भी
पैलेस्टाइन के खिलाफ एक भयंकर पोजीशन ले लिया तो हम लोग अमेरिका के जो 4-5 देश उसके इर्द गिर्द है, हम लोग की वो औकात हो जाएगी। और जो ग्लोबल अच्छा साउथ का फिरोज जो भाई, आपने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से शुरुआत की थी, जो एक बहुत बड़ा स्थान आज़ादी के आंदोलन, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब के माध्यम से, मौलाना आज़ाद, ये सब के माध्यम से जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान बना था, वो एक्चुअली मोदी जी कहीं ना कहीं इसको खत्म कर रहे हैं। मगर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को जो एक हिस्टोरिकल समझ है, जो हिस्टोरिकल समझ है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, वो लाइन पे अभी तक हमको चलाना होगा। और ये युद्ध जब इजराइल हारेगा तब ये क्लियर कट हो जाएगा कि हमको कहाँ खड़ा होना है। अच्छा फिरोज भाई, जैसे भारत के अपने मोदी जी का है कि हम घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। अब इन्होंने पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, पता नहीं वहाँ नहीं कोई कौवा भी मरा कि नहीं मरा, लेकिन सीधे सीधे कनाडा और अमेरिका ने तो भारत पर आरोप लगा दिया कि आप हमारे यहाँ नागरिकों की आप हत्या करवा रहे हो। ऐसी हालत में भारत की स्थिति विश्व में, विश्व के क्षितिज पर भारत कहाँ खड़ा हुआ 2023 में? आप क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी कुछ ज्यादा इजराइल से प्रभावित है कि मोसाद जैसे इंटरनेशनल स्तर पे असैसिनेशन करता है, वैसे अमेरिका भी करता है। जैसे अमेरिका ने खुद ईरान के जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल थे, जनरल सोलेमानी, वहाँ जाके उसकी असैसिनेशन उन्होंने बगदाद में किया था। तो मोदी को लगा था कि जैसे इजराइल अमेरिका करते मैं भी करूँगा, मगर उसने जाके किया अमेरिका और कनाडा के अंदर, वो उसकी गलती की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन हमारे चलते रहते, वो अलग मामला है। मगर ये इतने मूर्खों की तरीके से उन्होंने ये सब कनाडा और अमेरिका ने ऑपरेशंस किए कि ये इसको बहुत भारी पड़ा है। ओके, तो एक सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत है रॉ को, इस किस्म से नहीं काम होता। और ऑपरेशंस होते हैं मगर ये बहुत ही लापरवाही से हुए हैं। और जो बाद में जो जोक है कि हर साल दाऊद इब्राहिम को मारना और वो जिंदा होता है और ये सब तमाशे जो चलते रहते हैं हमारे एक चीज हम देखते हैं कि दुनिया विश्व क्षितिज पर, वैश्विक क्षितिज पर भारत की छवि क्या बन रही है कि फ्रांस में राफेल मामले में फ्रांस अपने यहाँ अपनी सरकार को खड़ा कर दिया कटघरे में कि ये तुम बेईमानी कर रहे हो, और वहां की सरकार कह रही है कि भाई हमने तो मोदी के वो चलते हुए, तो यह जो एक तरीके से भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय माने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व क्षितिज पर जो ये 2013 ने हमारी छवि प्रस्तुत की है, हम इसका क्या असर पड़ेगा वैश्विक राजनीति पर और हमारे भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है ही, मगर उसके साथ पूरी दुनिया देख रही कि हम लोग कितने कट्टर एक हिंदुत्व राष्ट्र बन चुके हैं। या लिंचिंग्स हो रहे, दंगे हो रहे, नफरत की आग फैली है। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टी लीडर्स, धार्मिक नेता किस किस्म के उन्माद फैला रहे। और जो भारत था और जो भारत की एक हमारी एक कल्पना है और जो हम लोग बना रहे थे, वो पिछले 10 साल में उसको कितना धक्का पड़ा है पूरे विश्व में। और भारत की जो एक इंटरनेशनल इमेज है, और वो इमेज हर स्तर पे, चाहे वो पत्रकारिता में हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, हमारे ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो, तो ये एक बनाना रिपब्लिक हम लोग बनते जा रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले बोला था कि चंद्रचूड़ पे भी कोई विश्वास मत कीजिएगा, ये सब चंद्रचूड़न टाइप लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, मगर फाइनली वही होता है जो मोदी अमित शाह चाहते हैं। तो हर स्तर पे ये देश में एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। एक अथॉरिटेरियन स्टेट, एक अथॉरिटेरियन सो कॉल्ड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब तक ईवीएम वीवीपैट का हम लोग हल नहीं ढूंढेंगे, ये खतरनाक से खतरनाक काम करेंगे, मगर इलेक्शन को मैनिपुलेट करके वो लोग जीत रहेंगे। कुछ भी दे भी देंगे और ज़्यादा रख भी लेंगे ताकि सब लोग थोड़े खुश रहे, मगर वही तरीके से वो लोग इस देश को चलाएंगे। अच्छा सर, हम देखते हैं कि वैश्विक क्षेत्र पे जो भी हमारे देश के अंदर हो रहा है, हम महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्र की गौरव है, बच्चियां, साक्षी मलिक है, माने ये सारे लोग अपने ऊपर अपने शोषण, अपने दमन के लिए, न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर खड़ी होती है, और इनकी एक नहीं सुनी जाती है, इनको पीट के भगा दिया जाता है। और वह जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको इस तरीके से प्रधानमंत्री और सरकार संरक्षण देती है। तो इन सारे संदर्भों में वैश्विक स्थिति पर भारत की क्या स्थिति बन रही है? क्या हम वो अपना सम्मान ये फिर हम कायम कर पाने की स्थिति बनेगी हमारी पुराना? नहीं, ये तो मतलब साक्षी मलिक वगैरह को देखकर
मतलब जब वो आंदोलन भी चल रहा था तभी इतना बुरा लग रहा था कि हमारी गोल्ड मेडलिस्ट देश की हमारी गौरव, और उनको देख कर के उनको जंतर मंतर पे बैठकर वो एक आंदोलन करना था और किस किस्म के पुलिस उनके साथ रवैया कर रहा था। मगर मैं बात वही बोल रहा हूँ कि इतनी अनपॉपुलर निर्णय मोदी लेता है, ठीक है, और उसके बावजूद वो जीता है, तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि इनको उनका कैलकुलेशन है कि एक तो एक माहौल धार्मिक उन्माद का बना लीजिए तो एक नैरेटिव सेट हो जाती है, और उसके साथ ईवीएम और वीवीपैट तो है ही ये पूरा मैनेज करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं वही तो ये पूरे घोटाला करते हैं। जैसे हमारे मिस्टर देवाशयम है जिन्होंने पूरा आंदोलन को लीड किया है, खुद इलेक्शन कमीशन में थे, एक बड़े आईएएस अफसर थे, मेजर जनरल इंडियन आर्मी, रिटायर्ड है। पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष का सवाल है। अभी 2024 के चुनाव वक्त कम है, मगर अभी भी अगर ये देश को बचाना है तो 2024 में मैं मानता हूँ कि हर एक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव होना चाहिए, और जब तक ये ना माने कि हर पेपर वीवीपैट से निकला हुआ हर पेपर की गिनती ना हो, उसके बाद मोदी जीते, इंडिया अलायंस जीते, वो अलग मुद्दा है, मगर इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हो। एक वोटर करके मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया उनको गया है, मैं वेरीफाई करूँ उस वोट को और मेरी वोट की गिनती हो। ये तो इलेक्शन की एक मैकेनिज्म होती है। मैंने किसको वोट दिया मुझे पता नहीं कहाँ गया है, मैं उसको वेरीफाई तो कर ही नहीं सकता हूँ। और तीसरी बात कि वो वोट की गिनती हो रही कि नहीं भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एक फ्री जी। एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष का सवाल है हमारे सामने आज। तो इस तरीके से हम देखें कि 2023 में वैश्विक क्षति पर भी भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई है। हर दृष्टि से महिला सम्मान के माने में, ईमानदारी के माने में, शांति के माने में, सद्भाव के माने में, विकास के माने में, और लंपट पूंजीवाद की विकास के माने में, समाजवाद शब्द के प्रति हेट और इसकी अंध विरोध के माने में हम उम्मीद करते हैं कि 2023 जैसे भी हो अब तो विदा हो रहा है, लेकिन आने वाला साल 2024 देश में समृद्धि, संपन्नता और समानता के माने में दुनिया के विश्व क्षितिज पर हम फिर अपने उसी गौरवशाली इतिहास के साथ हमारी वापसी हो पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप फिरोज साहब का, और देश की जनता को बहुजन संवाद की ओर से 23 को अलविदा कहते हुए हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल गौरवशाली हो और हमें समृद्धि और संपन्नता से भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आने, आपको भी 2024 आपको भी शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को।